गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कोजन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के भाग में मैं आपको डायमेंशन का जो फोर्थ यूज़ है, चौथा प्रयोग कि एक भौतिक राशि के लिए संबंध बनाना यानी रिलेशन डिराइव करना, उसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक रिलेशन तैयार करते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, तो उसके लिए हमें जिन चीज़ की आवश्यकता होती है वह यह है कि वह फिजिकल क्वांटिटी किन किन अन्य फैक्टर पर या किन किन अन्य फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करता है, ये जानकारी आवश्यक होता है। अगर हमें यह जानकारी नहीं हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो हम सभी फार्मूला नहीं बना सकते, तब डायमेंशंस फार्मूला नहीं बनने वाला है। लेकिन अगर हमें यह जानकारी हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी किन किन अन्य फैक्टर पर, किन किन अन्य फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, तो डायमेंशन की मदद से उस क्वांटिटी के लिए बहुत ही आसानी से फार्मूला डिराइव किया जा सकता है। आइए इसे हम सभी देखते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसके द्वारा आपको समझाता हूँ कि यह कितना आसान है। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है इसे डिराइव करना। क्वेश्चन हम सभी देखते हैं। एक पेंडुलम का आवर्तकाल, धागा की लंबाई L, बॉब का द्रव्यमान M एवं गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमा की मदद से आवर्तकाल T के लिए एक सूत्र प्राप्त करें। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ a string small l, mass of bob small m, and acceleration due to gravity small c. To derive a formula of time period by the help of dimension. तो डायमेंशन की मदद से टाइम पीरियड, पेंडुलम की टाइम पीरियड के लिए आपको फॉर्मूला बनाना है, जबकि आपको यह जानकारी दिया जा रहा है कि जो टाइम पीरियड है वह स्ट्रिंग की लेंथ है स्मॉल l, बॉब की मास स्मॉल m और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर डिपेंड करता है। तो जो पहला स्टेप है वह क्या है? तो पहला स्टेप है कि हम सभी टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन मान देंगे। ये रहा सॉल्यूशन। हम सभी कहते हैं क्या है? लेट मतलब हुआ माना। टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। ये जो टाइम पीरियड है इसे कैपिटल T से दिखाया जाता है। टाइम पीरियड T इक्वल टू एक कांस्टेंट हम सभी पहले लगा देंगे, क्योंकि किसी भी फॉर्मूला में डायमेंशन लेस कांस्टेंट आ सकता है, इसलिए डायमेंशन लेस कांस्टेंट हमने रखा। अब हम यह देखेंगे किस पर डिपेंड करता है। तो पहले कर रहे हैं लंबाई L यानी लेंथ L पर, तो L पावर हम सभी A मान लें। उसके बाद कर रहे हैं कि मास M, तो मास M पावर B, और फिर करा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो G पावर C, और इसे रिलेशन नंबर 1 आप मान लेते हैं। अब अगले स्टेप में आप क्या करते हो कि जितने भी यहाँ पर फैक्टर हैं सभी फैक्टर के लिए आप डायमेंशन ले लोगे, सभी फैक्टर के लिए आप डायमेंशन लोगे। तो सबसे पहले है ये रहा T, लेकिन यहाँ पर ये जिक्र आपको करना आवश्यक होता है कि हम यह जिक्र करें कि K इक्वल टू डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये जिक्र बहुत ज़रूरी है कि हम बता दें कि यह डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, जितने भी यहाँ पर फैक्टर्स हैं सभी की डायमेंशन टेक करते हैं। तो सबसे पहले T है, तो T जो है यह टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन तो T ही होता है। उसके बाद है ये K डायमेंशन लेस है, यह चूँकि यह डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, विमाहीन नियतांक है, तो इसका कोई विमा नहीं होगा। उसके बाद है L, यह लंबाई है, तो कैपिटल L इसका हो जाएगा L पावर A। ये है मास, तो M पावर B, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है L
टी पावर -2, तो यहाँ एल टी पावर -2 पावर सी आप रखते हैं। इस पक्ष में आप आइए तो इस पक्ष में मास नहीं है तो मास पावर 0, लेंथ नहीं है इस पर पावर 0 और टाइम t इस पर पावर 1 हो गया। अब इस पक्ष से अगर हम पहले मास को रखते हैं तो m पावर b, ये बिल्कुल सही, इसके बाद मास कहीं भी नहीं है। उसके बाद आप l पर आ जाइए, l पावर a, और यहाँ से हो जाएगा पावर c भी, तो a प्लस c, और फिर आप आ जाइए t पे पावर, तो इस पर पावर हो जाएगा -2c, ये हो गया -2c। अब ये जो दो साइड्स हैं, तो मैथमेटिक्स बताता है कि अगर दो पक्ष के बेस बराबर होते हैं, आधार बराबर होते हैं, तो दोनों पक्ष में जो उन पर पावर है वो भी बराबर होते हैं। तो जाहिर है इस पक्ष में m पर पावर b है, इस पक्ष में m पर पावर 0 है, तो पावर को इक्वेट करने पर, यानी पावर को जो हम बराबर करेंगे, यानी आप यहाँ कह सकते हो कि पावर को इक्वेट करने पर, बराबर करने पर, अगर दोनों पक्ष के पावर का आप बराबर करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो m पर पावर यहाँ b है, यहाँ पे m पर पावर 0 है, तो ये हो जाएगा b = 0। उसके बाद आइए l पर पावर यहाँ a प्लस c है, तो आप कह सकते हो कि a प्लस c, और इस पक्ष में l पर पावर 0 है तो इक्वल 0। इस पक्ष में t पावर -2c है और इस पक्ष में t पावर 1 है, -2 = 1। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि दिस इम्प्लाई c = -1/2। तो c का वैल्यू आपको यहाँ पर कैलकुलेट हो जा रहा है, और इस c की वैल्यू अगर यहाँ आप रखते हो तो a का वैल्यू आ जाएगा, जबकि b का वैल्यू ऑलवेज 0 आपको आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप c की वैल्यू रख देते हो तो ये हो जाएगा a -1/2 = 0, तो फिर a इक्वल आपको आ रहा है 1/2। यानी अब आपके पास a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, तीनों ही वैल्यू आपको निकल चुका है। अब आप रिलेशन 1 का यूज़ कर लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि रिलेशन 1 से अगर रिलेशन 1 का आप प्रयोग कर लेते हो तो इस रिलेशन में सबसे पहले है t, उसके बाद है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसे लगाना ही होगा, उसके बाद है l पावर a। तो आप देखिए a का वैल्यू आपको आ रहा है 1/2, तो l पावर 1/2। मास m पावर b, तो b का वैल्यू 0 आ रहा है, तो इस पर पावर 0 हो गया। स्मॉल g पावर c, तो c का वैल्यू आप देख पा रहे हो, c का वैल्यू आपको आ रहा है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। c का वैल्यू -1/2 एक्चुअली, तो -1/2 पावर आप रख जाते हैं। उसके बाद अगले स्टेप में t = ये रहा डायमेंशनलेस कांस्टेंट के l का पावर 1/2, g पावर -1/2, तो ऐसा कीजिए l/g और इस टोटल पावर 1/2 आप कह सकते हैं, माइनस के कारण से ये नीचे चला आया। और अगले स्टेप में t = ये रहा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, यानी l/g। और एक्सपेरिमेंट के द्वारा, प्रयोग के द्वारा इस कांस्टेंट का वैल्यू 2π आता है। एक्चुअली फार्मूला आपका यहीं पर डिराइव्ड हो चुका है, और अगर आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जानते हैं तो आप कह सकते हैं कि जैसा कि k = 2π, k का वैल्यू 2π आता है, ये प्रयोग के द्वारा आता है, तो देयरफॉर ये रहा टाइम पीरियड t = 2π √ l/c। तो यहाँ पर आप टाइम पीरियड की फॉर्मूला आप डिराइव कर पा रहे हो। मैं एक बार दोहराता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सबसे पहले हम सभी यह देखेंगे किस क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, फिर यह देखेंगे कि वह किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी वो है टाइम पीरियड, आवर्तकाल, और निर्भर जिस पर करता है वो है लेंथ, वो है मास, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसलिए हमने क्या किया, टाइम पीरियड t = कांस्टेंट k, l पावर a, m पावर b
जी पावर सी और इस रिलेशन 1 बना लिया। और यहाँ हमने जिक्र कर दिया k इजकल टू डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, फिर t इजकल टू, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जितने फैक्टर हैं उन सभी की डायमेंशन रखते थे। टाइम के लिए t, ये लेंथ के लिए l, मास के लिए m, एक्सेलरेशन के लिए lt पावर -2, सभी को पावर को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब पावर को, दोनों पक्ष की पावर को हमने इक्वेट किया है, बराबर किया है। तो इधर m पावर b है, इधर 0 है तो b इजकल टू 0, इधर l पावर a प्लस c है, इधर 0 तो a प्लस c इजकल टू 0, और t पावर -2c है तो -2c इजकल टू 1। इस तरह से a, b और c तीनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। और फिर ये जो रिलेशन 1 है, इस रिलेशन 1 में a, b और c की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, और इस तरह से फार्मूला आपको मिल जाता और बड़ी आसानी से फार्मूला प्राप्त हो जाता है। यदि आप डायमेंशन लेस कांस्टेंट की वैल्यू जानते हो तो आप रख दो, अन्यथा आपका ये रिलेशन बिल्कुल सही है, आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाता है। और अगर मेरे पास एक्स्ट्रा जानकारी है तो फिर हम ये रख देंगे k इजकल टू 2 पाई, तो और भी अच्छा, ज़्यादा बेहतर। अब मैं आपसे विमीय सूत्र की सीमाबद्धता अर्थात लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला की जिक्र करने जा रहा हूँ। आखिर ये वीमा की क्या सीमाबद्धता है, इसके क्या लिमिटेशंस हैं डायमेंशंस के, उसे भी जानना आवश्यक है। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि वीमा अर्थात डायमेंशन की मदद से, यानी डायमेंशन की विधि से केवल उन्हीं सूत्र को आप प्राप्त कर सकते हो जिस सूत्र में या जिस संबंध में आने वाले सभी भौतिक राशि गुना के रूप में आते हैं। इसलिए पहला आप देख सकते हो कि विमा की मदद से केवल उन संबंध को प्राप्त किया जा सकता है जिसमें सभी राशि गुना या भाग के रूप में होते। और दूसरा लिमिटेशंस यह है कि विमा की मदद से सूत्र प्राप्त करने के लिए यह जानकारी आवश्यक होता है कि एक भौतिक राशि किन अन्य राशियों पर निर्भर करता है। जैसे अगर मेरे पास यह जानकारी नहीं हो कि टाइम पीरियड, लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, तो फिर हम सभी उसके लिए फार्मूला नहीं बना सकते। यानी हमें सूत्र बनाने के लिए यह जानना आवश्यक होगा कि एक भौतिक राशि किन अन्य राशियों पर निर्भर करता है। और तीसरा जो है वो यह कि विमा की विधि एक पद के साथ आने वाले अंकीयमान, त्रिकोणमितिक फलन, लघुगणक फलन, घातीय फलन etc की जानकारी नहीं देता है, क्योंकि इन सभी के विमा होते ही नहीं है। अब इन्हें आप एग्जाम्पल के द्वारा आप समझो और भी बेहतर रहेगा। जैसे अगर हम इस सूत्र को प्राप्त करना चाहें t इजकल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय c, तो विमा की मदद से इस सूत्र को आप प्राप्त कर सकते हो। इस सूत्र को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है। अगर आप इस सूत्र को प्राप्त करना चाहते हो कि साउंड की वेलोसिटी v इजकल टू अंडर रूट p बाय रो, तो यह भी आप बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी सभी क्वांटिटी गुना या भाग के रूप में ही है। लेकिन अगर आप इस सूत्र को बनाने की कोशिश करते हो s इजकल टू ut प्लस 1 बाय 2 at स्क्वायर, अगर इस सूत्र को आप विमा की मदद से प्राप्त करना चाहते हो, इस सूत्र को अगर आप विमा की मदद से प्राप्त करना चाहते हो, तो इसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि विमा की मदद से केवल उन्हीं सूत्र को प्राप्त किया जा सकता है जिसमें सभी भौतिक राशि गुना या भाग के रूप में। फिर आपको यह भी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ कि विमा की विधि से एक सूत्र को प्राप्त करने के लिए उन राशियों की जानकारी आवश्यक होता है जिस पर कि एक भौतिक राशि निर्भर करता है। साथ ही साथ विमा की मदद से किसी भी टर्म के साथ, किसी भी पद के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आते हैं, लघुगणक फलन आते हैं, लॉगरिथमिक फलन आते हैं या एक्सपोनेंशियल फलन आते हैं, उन सभी की जानकारी विमा आपको बिल्कुल नहीं देता है। तो ये सभी कुछ लिमिटेशंस हैं डायमेंशन के। डायमेंशन हर एक फार्मूला डेराइव नहीं कर सकता है, बल्कि इसके कुछ लिमिटेशंस हैं।
तो मैंने आपको डायमेंशन से संबंधित 4 प्रयोग समझाया है और फिर डायमेंशन की जो सीमाबद्धता है उसे भी मैंने आपको समझा दिया है। और अब आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, उन सभी सवाल को आप बनाएंगे और अगर आपको कठिनाई हो तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपने प्रॉब्लम को और फिर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप नोट कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर 7 इस पर आप क्वेश्चन को भेज सकते हो और आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। जो भी कठिनाई हो आप ज़रूर संपर्क करो, आपकी कठिनाई का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। अगले भाग में मैं आगे बढ़ूंगा और कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को मैं बताऊंगा, छोटा छोटा प्रॉब्लम मैं एक एक करके बताऊंगा। फिर मैं आगे त्रुटि यानी माप में जो त्रुटि आता है जिसे एरर ऑफ मेजरमेंट कहते हैं उसकी मैं जिक्र करूंगा। फिर सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक और तब फिर वेक्टर में मैं आऊँगा। तब तक के लिए